अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। केस को अदालत में लगे हुए लगभग 4 माह हो गए थे, लेकिन आज इस केस की पहली बाकायदा समाअत थी। अदालत का कमरा अफराद से खचाखच भरा हुआ था। मुतालिका लोगों के अलावा भी इस केस की समाअत के लिए वहाँ काफ़ी अफराद मौजूद थे। जज अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठा तो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्ज़िम इरफान को इसके जुर्म से आगाह किया गया तो उसने पर्दे जुर्म के खिलाफ सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। मुल्ज़िम इरफान पर एक खूबसूरत औरत अनीता के कत्ल का और 1 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम था और इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह था। इसे गहरी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में फंसाया गया था। अगर मुझे इरफान के कातिल होने का ज़रा सा भी शुबा होता तो मैं हरगिज़ इस केस में हाथ न डालता। सेहत जुर्म से इनकार के बाद मुल्ज़िम इरफान का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। फिर जिरह का सिलसिला शुरू हुआ। वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त हासिल करने के बाद 21 बॉक्स के करीब पहुंच गया और तेज़ नज़र से मुल्ज़िम को घूरने लगा। वकील इस्तग़ासा के इस खामोश जारहाना अंदाज पर मुल्ज़िम चंद लम्हात के लिए बेचैन हुआ। फिर वो बड़े एतमाद के साथ वकील इस्तग़ासा की जानिब देखने लगा, जैसे वो कत्ल के किसी मुकदमे में मुलव्विस ना हो बल्कि दीगर अफराद की तरह वो भी अदालत की सनसनीखेज़ कार्रवाई देखने और इससे महसूस होने आया हो। वकील इस्तग़ासा ने जिरह का आगाज़ करते हुए मुल्ज़िम से पूछा, क्या तुम्हें अपने नाम के मायने मालूम हैं? ये गैर मुतालिक और काफ़ी हद तक बेतुका सवाल था। ताहम मुल्ज़िम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जी हाँ मालूम है। मैं भी तुम्हारे नाम के मायने जानना चाहता हूँ। मेरे नाम के मायने इरफान के हैं, यानी कि जानकारी। मुल्ज़िम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, और आगाही। ओह, वकील इस्तग़ासा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में फिर पूछा, फिर तो तुम इस बात से भी आगाह होगे कि मेरा मतलब है तुम्हें इस अमर की आगाही होगी कि इस वक्त तुम किस हैसियत से इस अदालत में मौजूद हो। मैं अगर चाहता तो इस मरहले पर मुदाखलत करके वकील इस्तग़ासा के इन गैर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाब में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं दानिस्ता खामोश रहा। मुल्ज़िम ने वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब देते हुए बताया, मुझ पर मैडम के कत्ल का इल्ज़ाम है। कौन मैडम? वकील इस्तग़ासा ने तीखे अंदाज में इस्तफ़सार किया। मैडम अनीता। सिर्फ तुम पर अनीता के कत्ल का इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि तुमने ये कत्ल किया भी है। वकील इस्तग़ासा ने दुरुस्त अंदाज में कहा, तुम अनीता के कातिल हो, एक ख़तरनाक और संगीन मुजरिम हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैंने अपनी जगह से उठकर तेज़ आवाज़ में कहा, मेरे मुवक्किल इरफान पर आयद करदा इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ, लिहाजा इसे मुजरिम कहकर पुकारना कानूनन और इख़लाक़न गलत होगा, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इस्तग़ासा का ये इक़दाम इंसाफ के उसूलों के भी सरासर मनाफ़ी है। जज ने असबात में गर्दन हिलाते हुए मेरे एतराज़ को दुरुस्त माना और अपने मखसूस भारी भरकम लहजे में वकील इस्तग़ासा को हिदायत की, वकील साहब, आप अपने बयान में से लफ्ज़ मुजरिम को खारिज करके जिरह जारी रखें। मिस्टर इरफान, मैंने सुना है कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती। वकील इस्तग़ासा ने अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए मायना खेज़ अंदाज में पूछा। मैं समझा नहीं। मुल्ज़िम ने उलझन ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इस वक्त टी शर्ट में मलबूस हैं। वकील इस्तग़ासा अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, और मैंने ये भी सुना है कि तुम हमेशा ऐसी शर्ट पहनते हो जिसमें से तुम्हारे बाजुओं की ये सेहतमंद मछलियाँ नज़र आती रहती हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। तुम्हें तो बस अपनी बॉडी की नुमाइश करना होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा मुवक्किल इरफान एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स था। इसके जिस्म को देखकर अंदाज़ा होता था कि इसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह का बहुत शौक था और वो बाकायदा एक्सरसाइज भी किया करता था। इसके बाजुओं की हरकत करती हुई खूबसूरत मछलियाँ इस अमर का मुँह बोलता सबूत थीं। हाँ, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुल्ज़िम ने वकील इस्तग़ासा के इस्तफ़सार के जवाब में बरहमी से कहा, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। अगर मैं उमूमन टी शर्ट या हाफ स्लीवलेस शर्ट पहनता हूँ तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, वकील इस्तग़ासा ने सरसराते हुए लहजे में कहा।
बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने बाजुओं की मछलियों की नुमाइश क्यों करते हो। तुमने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम इनसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसीलिए इन्हें खूब तंदुरुस्त और तवाना रखते हो। ये क्या बात हुई? मैं तो अपने पूरे बदन ही से मोहब्बत करता हूँ, मुलजिम ने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, और सर से पांव तक खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मुझे सख्त एतराज है जनाब आली, मैंने मुलजिम के खामोश होते ही उठकर कहा। मेरा मुखातिब कुर्सी इंसाफ पर बैठा हुआ संजीदा मिजाज जज था। मैंने चूंकि मुलजिम के जवाब देने के बाद ऑब्जेक्शन कहा था, इसलिए जज मुझसे पूछे बिना न रह सका। वकील साहब, आपको किस बात पर एतराज है? जनाब आली, मैंने खकार कर गला साफ किया और अपने एतराज की वजाहत करते हुए कहा, कुदरत की अता करदा नेमतों में सेहत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और इसकी कदर कीमत कोई किसी बीमार शख्स से पूछे। लोग तो खुद को सेहतमंद और चाको चौबंद रखने के लिए सौ जतन करते हैं। ये ऐसी नेमत खुदावंदी है जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर मेरा मुवक्किल काबिल रश्क सेहत का मालिक है, अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत और दिलकश बदन अता फरमाया है, तो इसमें मेरे फाजिल दोस्त को क्या एतराज़ है? वो बार बार मेरे मुवक्किल के बाजुओं की मछलियों पर क्यों नुकात उठा रहे हैं? क्या अच्छी सेहत और सिडोल जिस्म का मालिक होना कानून की नज़र में कोई जुर्म है? मैंने बड़े भरपूर अंदाज में मुल्ज़िम इरफान का दिफा किया था। जज ने तहम्मुल से मेरी वजाहत सुनी, फिर वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए पूछा, वकील साहब, आप डिफेंस के सवाल के जवाब में क्या कहेंगे? योर ऑनर, वकील इस्तगासा मानदाना नज़र से मुलजिम को घूरने के बाद जज से मुखातिब हुआ। मुलजिम की सेहत और तंदुरुस्ती पर इस्तगासा को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या? जज ने वकील इस्तगासा की बात मुकम्मल होने से पहले ही इस्तफसार कर डाला। जब कोई एतराज़ नहीं है तो फिर इस जाविये से जिरा का क्या जवाज़ है? मैं वजाहत करता हूँ जनाब आली, वो गर्दन को हल्का सा खम देते हुए मोतदिल अंदाज में बोला। यहाँ पर मैं छुरी की मिसाल दूंगा। छुरी आम इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी शय है पर जिस पर किसी भी शख्स को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, ताहम इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात काबिल एतराज़ सूरत हाल को जन्म दे सकता है। मसलन, वकील इस्तगासा ने दानिस्ता तवक्कुफ करके हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली, फिर ड्रामाई अंदाज में अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, मसलन अगर छुरी की मदद से सब्जी और फल काटे जाएं तो यह अमल किसी भी तौर पर काबिल एतराज़ नहीं कहलाएगा। अगर इसी छुरी से मुर्गी या बकरी वगैरह को ज़ुबाब भी कर डालें तब भी कहीं से सदाए एहतजाज बुलंद नहीं होगी। लेकिन अगर ये छुरी किसी इंसान के पेट में घोंप दी जाए या किसी इंसान की शहरक पर चला दी जाए और या फिर इसकी मदद से किसी जीते जागते इंसान की आंखें निकाल ली जाएं, तो छुरी का इस नौयत का इस्तेमाल काबिल दखल अंदाज ये पुलिस करार पाएगा। अब मैं ज़ेरे समात केस की तरफ आता हूँ। उसने एक मरतबा फिर ज़रा देर को तवक्कुफ किया, फातिहाना अंदाज में मुझ पर एक नज़र डाली, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला, ये शख्स इन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। जनाब आली, मैंने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, वकील इस्तगासा इस किस्म की पहेलियां डालकर खामखा मेरे मुवक्किल को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। भला किसी के बाजुओं की सेहतमंद मछलियां क्यों कर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं? डिफेंस के एतराज़ का जवाब दें वकील साहब। जज वकील इस्तगासा की जानिब सवालिया नज़र से देखते हुए बोला, आप मुलजिम के सेहतमंद बाजुओं की मछलियों को क्यों ज़ेर बहस लाना चाहते हैं? आपकी इस कोशिश में कौन सा राज छुपा हुआ है और ये हथियार से आपकी क्या मुराद है? योर ऑनर, वकील इस्तगासा उंगली की मदद से मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए बोला, यह शख्स बहुत ही अय्यार और चालबाज है। इसके चेहरे की मासूमियत और अंदाज को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये किस तरह अपने खतरनाक मंसूबों को अमली जामा पहनाता होगा। इसने सनफ़े नाजुक को मुतासिर और अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ये सेहतमंद मछलियाँ पाल रखी हैं, और मौजूदा केस में भी मुलजिम के इस आजमूदा हथियार ने बहुत काम दिखाया है। जज ने असबात में गर्दन हिलाई और गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, मुलजिम के हवाले से किए गए इस दावे की वजाहत आप किस तरह करेंगे? जनाब आली, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मेरे मौक़िफ़ को समझने के लिए औरत की मखसूस नफ्सियात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। औरतों की नफ्सियात बीच में कहाँ से आ गई? मैंने किते कलामी करते हुए जारहाना अंदाज में सवाल किया।
वकील इस्तगासा ने तंज़िया अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे तो बताऊंगा ना कि कौन कौन सी और किस किस की नफ्सियात बीच में आ सकती है। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप अपनी बारी पर ज़रूर सवाल कीजिएगा। फिर वो वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से बोला, वकील साहब आप अपना बयान जारी रखें। जनाब आली। वकील इस्तगासा खंकार कर गला साफ करने के बाद रवां हो गया। जैसा कि सब जानते हैं और इस अम्र में किसी शक व शुबे की भी गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि औरत बुनियादी तौर पर कमज़ोर वाक़ हुई है और हर वक्त ये एक मजबूत सहारे की तलाश में रहती है। इसी हकीकत की बुनियाद पर इसे ताकतवर और सेहतमंद मर्द अच्छे लगते हैं जो इसकी हिफाजत कर सकें। खुसूसन इन खुसूसियात पर यह मुल्ज़िम 100% पूरा उतरता है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। मैंने अपनी जगह से उठकर एहतिजाजी लहजे में कहा। जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और पूछा, कैसा एतराज़ जनाब आली? मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। मेरे फाजिल दोस्त और इस केस के सरकारी वकील ने औरतों की नफ्सियात के हवाले से अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो कुछ बयान फरमाया है, इसे फार्मूला बनाकर हर औरत पर फिट नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सच्ची मोहब्बत की मुतलाशी होती है। इसकी नज़र में वही मर्द कोई मकाम पा सकता है जो अपने कौल व फ़ेल में सच्चा और पुरखुलूस तर्ज़ अमल का हामिल हो। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं वकील साहब? जज ने वकील इस्तगासा से सवाल किया। बेशक योर ऑनर, ये कोई फार्मूला नहीं है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने औरतों की अमूमी नफ्सियात का जिक्र किया है। वकील साहब, इस वक्त मुल्ज़िम इरफान पर 2 इल्ज़ामात का बोझ लदा हुआ है। जज ने वकील इस्तगासा से कहा, अव्वल इसने एक हसीन व जमील औरत अनीता को मौत के घाट उतारा है। दोयम, इसने मकतूला अनीता के घर से 1 लाख रुपए चुराए हैं। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपने औरत की अमूमी नफ्सियात के ज़ेल में जो कहानी सुनाई है उसका मुल्ज़िम और मकतूला के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या आप उसकी वजाहत करेंगे? बिल्कुल करूँगा जनाब आली। वकील इस्तगासा ने एतमाद भरे अंदाज में कहा, असल में यही नुक्ता तो मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। मुल्ज़िम ने अपनी वजाहत और पुरतासुर शख्सियत का तीर चलाकर पहले तो मकतूला अनीता के दिल में अपने लिए जगह बनाई और फिर अपना काम करके चलता बना। दिल में जगह बनाई, बहुत खूब, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। आपकी थ्योरी से तो यही ज़ाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल और मकतूला अनीता के दरमियान बड़ा अफलातूनी किस्म का इश्क चल रहा था। इस केस में नामजद मुल्ज़िम और मेरा मुवक्किल इरफान पेशे के एतबार से एक इलेक्ट्रीशियन था, जबकि मकतूला अनीता एक कारोबारी शख्स नजीबुल्लाह की बीवी थी। नजीबुल्लाह का बिजनेस बोल्टन मार्केट के इलाके में था। मैंने खासे तीखे अंदाज में वकील इस्तगासा से सवाल किया था, लेकिन इसने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। मैं इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुकात को अफलातूनी इश्क नहीं समझता। यूँ समझ लें कि ये एक तरफ से पसंदीदगी और दूसरी जानिब से एक गहरी चाल का शाखसाना था। वकील इस्तगासा के इस तबसरे पर जज की दिलचस्पी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, ये जो आपने पसंदीदगी और चाल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ज़रा इनकी वजाहत तो कर दें। जनाब आली। वकील इस्तगासा ने बाआवाज़ से बुलंद बोलना शुरू किया। इस अमर में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि मकतूला अनीता मुल्ज़िम को दिलो जान से पसंद करती थी और इस पसंदीदगी का सबसे बड़ा सबब मुल्ज़िम का सेहतमंद और दिलकश शख्सियत का मालिक होना ही था। वो मुल्ज़िम के बाजुओं की खूबसूरत मछलियों की अक्सर तारीफ़ किया करती थी। ये तो है इस केस का एक पहलू। यहाँ तक बताने के बाद उसने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, दूसरी जानिब मुल्ज़िम एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मकतूला को अपने दाम में लाने की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम ने इब्तिदा ही में ये बात भांप ली थी कि मकतूला को दिलकश शख्सियत के मालिक मर्द बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लिहाजा इसे मकतूला के करीब आने और उसका एतमाद हासिल करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उसने बड़ी होशियारी से मनसूबाबंदी की और मौका मिलते ही 1 लाख रुपया चुरा कर भाग निकला। 1 मिनट मेरे फाजिल दोस्त, मैंने अपनी जगह से उठकर किताकलामी करते हुए कहा, आपने फरमाया कि मुल्ज़िम ने एक ख़ास मकसद की खातिर मकतूला का एतमाद हासिल किया और फिर 1 लाख रुपया हासिल करके फ़रार हो गया, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मेरे मुवक्किल पर मकतूला अनीता के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, और तंज़िया लहजे में बोला। फिर आप अनीता के कत्ल को किसके खाते में डालेंगे? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। सीधी सी बात है, वो मुतदिल अंदाज में बोला,
मकतूला ने मुलजिम को 1 लाख की रकम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। इसके बाद मकतूला अनीता की जानिब से मज़ाहमत का मजबूत जवाब बनता था। यकीनन उसने मुलजिम को रोकने की कोशिश की होगी, इस खौफ से कि पकड़े जाने पर मुलजिम का राज फाश हो जाएगा। इसने मकतूला की मज़ाहमत के जवाब में इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बहुत खूब मेरे फाजिल और काबिल दोस्त, वकील इस्तगासा के खामोश होने पर मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, आपने कहानी तो बहुत दिलचस्प सुनाई है, मगर आपकी कहानी में ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा जैसे अल्फाज यही जाहिर करते हैं कि ये कहानी मफरूज़ात पर मबनी है। क्या आप मेरे 3 सवालात के ठोस जवाब दे सकते हैं? बात ख़त्म करते ही मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, ताहम जल्दी से संभलते हुए बोला, कौन से 3 सवाल? सवाल नंबर 1, मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया, क्या आपके पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद है कि मुलजिम ने मकतूला के घर से 1 लाख रुपए चोरी किए थे? सवाल नंबर 2, आप किस बिना पर इतने दावे से कह रहे हैं कि मकतूला ने मुलजिम को 1 लाख की रकम चुराते हुए देख लिया था? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस अमर को आप कैसे साबित करेंगे कि मकतूला की मज़ाहमत पर मुलजिम ने इसे मौत के घाट उतार दिया था? ये मेरा तीसरा सवाल है। अगर किसी शख्स ने अपने घर में 1 लाख रुपए रखे हों और वो अचानक गायब हो जाएं, वो चंद लम्हे सोचने के बाद गोया हुआ वो शख्स अपने घर के अंदर मुर्दा भी पाया जाए, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि चोर ने चोरी की और साहिब खाना को मौत के घाट उतारने के बाद जाए वक़्वा से फरार हो गया। आपकी थ्योरी तो खासी दिलचस्प है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने चोट करने वाले अंदाज में कहा, मगर इससे ये कैसे साबित होता है कि वो मुबैना चोर और कातिल इस केस का मुलजिम और मेरा मौक्किल इरफान इलेक्ट्रीशियन ही था? वो इस तरह साबित होता है कि वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला कि जब ये वक़ुआ पेश आया, मेरा मतलब है कि जब चोरी और कत्ल की वारदात हुई, तो इन औकात में मुलजिम के सिवा और कोई शख्स मकतूला के घर नहीं गया था, लिहाजा पहला और आखिरी शक इसी शख्स पर किया जा सकता है। इतना कहने के बाद वकील इस्तगासा ने उंगली से एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मौक्किल की जानिब इशारा भी कर दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, उसका मुखातिब मैं था। मेरे फाजिल दोस्त, अगर मकतूला की लाश के नज़दीक ही आला कत्ल भी पड़ा हुआ मिल जाए और इस आला कत्ल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात यानी फिंगर प्रिंट्स भी मौजूद हों, तो फिर एक ही नतीजा निकलता है कि इसी शख्स ने, वो एक मरतबा फिर उंगली के इशारे से मुलजिम की निशानदही करते हुए बोला, इस शख्स ने मकतूला अनीता को मौत की नींद सुलाया होगा। दैट्स ऑल। वकील इस्तगासा ने बात मुकम्मल करने के बाद बड़े स्टाइल से कंधे उचकाए तो मैंने बावाज़े बुलंद कहा, दैट्स नॉट ऑल माई डियर प्रोसिक्यूटर। वो चौंक कर मुझे देखने लगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो दिलचस्प और सनसनीखेज स्टोरी सुनाई है, इसे साबित करना भी ज़रूरी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अदालत इस नौइयत की बेबुनियाद बातों को अहमियत नहीं दे सकती। क्या इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई ऐनी शाहिद मौजूद है? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। क्या आपने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से 1 लाख की रकम बरामद कर ली थी? मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, उसने एक मरतबा फिर नफ़ी में जवाब दिया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आप इस केस के वाली हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आला कत्ल कई बार आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट को भी मुत्तईद बार पढ़ा होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि मकतूला अनीता को किस नौइयत के आला कत्ल से मौत के घाट उतारा गया था? वो मेरे इस मासूम और सादा से सवाल पर ताज्जुब खेज अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे लिए ये बात कोई ढकी छुपी नहीं थी कि नजीबुल्लाह की खूबसूरत और जवान बीवी अनीता को एक हथौड़ी की मदद से कत्ल किया गया था। आला कत्ल की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट जाहिर करती थी कि मज़कूरा हथौड़ी की एक तूफ़ानी ज़र्ब ने मकतूला की खोपड़ी को चटका कर रख दिया था और वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। आला कत्ल पर पाए जाने वाले खून के धब्बे मकतूला के खून से मैच कर गए थे। अलावा इसी हथौड़ी के फौलादी हिस्से पर खून के धब्बों के साथ ही मकतूला के सर के चंद बाल भी चिपके हुए पाए गए थे। इस अमर में तो किसी शक को शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी कि इसी हथौड़ी के कारीवार ने मकतूला अनीता को इस जहान से उस जहान में पहुंचा दिया था। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए वकील इस्तगासा चौबी मेज़ की जानिब बढ़ गया। इस किस्म की चौबी मेज़ एक
या एक से ज़्यादा मेज़ें अदालत के कमरे में मौजूद होती हैं जिन पर ज़ेर समाअत केस से मुतालिक तमाम सबूत और शहादतें रखी जाती हैं। ऐसी चीज़ों में आला कत्ल भी शामिल होता है। जिस हथौड़ी की मदद से अनीता को मौत के घाट उतारा गया था वो एक सेलोफेन बैग के अंदर चौबी मेज़ पर मौजूद थी। वकील इस्तगासा मेज़ पर से मज़कूरा सेलोफेन बैग उठा लाया और मेरी निगाह के सामने बैग को लहराते हुए तंज़िया लहजे में बोला, ये है वो खतरनाक हथौड़ी जो अनीता की जान लेने के लिए आला कत्ल के तौर पर कत्ल की इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी। मैंने चौंक कर सेलोफेन बैग की तरफ देखा। अरे ये तो, मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए यूं इजाफा किया, यह हथौड़ी तो मेरे मौक्किल इरफान की है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो चोट करने वाले अंदाज में बोला। और आप ऐसा फरमाकर अपने मौक्किल को फंसा रहे हैं। मौक्किल को फंसा रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप इस हथौड़ी की शनाख्त करके मुझे पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इसके गले में फांसी का फंदा फिट करने का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि इस हथौड़ी के दस्ते पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं जो इसे कातिल साबित करने के लिए काफ़ी हैं। हरगिज़ नहीं, मैंने शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। यह हथौड़ी मेरे मुवक्किल की मिल्कियत है, इसका एक टूल है। इस हथौड़ी के दस्ते पर इसके फिंगरप्रिंट पाए जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। और हथौड़ी के सर पर जो मकतूला का खून और बाल चिपके हुए पाए गए हैं। वकील इस्तगासा ने मेरी तरफ देखा। जाहिर है ये खून और बाल मकतूला ही के हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। और इस अमर में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इसी हथौड़ी की मदद से मकतूला अनीता को मौत के घाट उतारा गया था। इसके बावजूद भी, वो तमस्खुराना अंदाज में देखते हुए बोला, इसके बावजूद भी आप अपने मुवक्किल को बेगुनाह समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैंने कतई लहजे में कहा। आला कत्ल के दस्ते पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशानात का पाया जाना कोई अचंभे की बात नहीं। ऐन मुमकिन है कि किसी साजिशी शख्स ने इसको चुरा लिया हो और ये वारदात की हो ताकि मुलजिम मेरे मुवक्किल के सर आए। इसका कोई दुश्मन, कोई बदख्वाह ये कारनामा अंजाम दे सकता है। हरगिज़ नहीं, वकील इस्तगासा तेज आवाज़ में चिल्लाया। क्यों? इसमें ऐसी चीखने या चिल्लाने वाली कौन सी बात है? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि उसकी यह हथौड़ी चंद रोज़ पहले गुम हो गई थी और उसने झूठ बोला है, बकवास की है। वकील इस्तगासा की आवाज़ और बुलंद हो गई। मैं वक्त आने पर अपने मुवक्किल के बयान को अदालत में सच साबित कर सकता हूँ, मैंने बेहद मजबूत लहजे में कहा। अगर किसी शख्स ने मुलजिम की हथौड़ी चुराकर कत्ल किया और ये वारदात की है तो हथौड़ी के दस्ते पर इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स आना चाहिए थे। वकील इस्तगासा दूर की कोड़ी लाया। हथौड़ी के हैंडल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात क्यों मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। जो चीज़ें जिस शख्स की मिल्कियत होती हैं इस पर इसी के फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब का ताल्लुक है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। कातिल ने मेरे मुवक्किल को इस केस में फंसाने के लिए हाथों पर दस्ताने पहनकर यह कत्ल किया होगा ताकि हथौड़ी के दस्ते पर उसकी उंगलियों के निशानात सब्त न हो सकें और मेरे मुवक्किल की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो के तो मौजूद रहें। और एन ऐसा ही हुआ। योर ऑनर, वकील इस्तगासा जज की जानिब देखते हुए बोला। डिफेंस इस कहानी के जरिए केस को किसी और रुख पर डालकर अपने मुवक्किल और इस केस के मुलजिम पर से अदालत की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरा भी मौक़िफ़ है जनाब आली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वकील इस्तगासा अपनी कहानी की मदद से असल कातिल की जानिब से तवज्जो हटाकर मेरे मुवक्किल को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। अगर इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई ऐनी शाहिद है तो वो इसे अदालत में पेश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बेग साहब, जज ने गहरी संजीदगी से मेरी तरफ देखा और मेरे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, प्लीज़ प्रोसीड। मैं वकील इस्तगासा की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई आई विटनेस नहीं है और इस्तगासा का दावा यह भी है कि मुलजिम ने अपने कसरती बदन खुसूसन बाजुओं की उभरी हुई सेहतमंद मछलियों के जरिए मकतूला को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया था। ये इतनी अहम बात इस्तगासा को किसने बताई है? ये एक ठोस हकीकत है, मैंने वकील इस्तगासा के अल्फाज दोहराते हुए कहा। मकतूला अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही और मुलजिम इस किस्म की बातों से यकसर इनकारी है। फिर आप इस ठोस हकीकत को अदालत में किस तरह साबित करेंगे? इस सिलसिले में किसी न किसी गवाह को तो अदालत में पेश करना ही पड़ेगा ना मेरे फाजिल दोस्त।
जब मैंने कहा है कि ये एक ठोस हकीकत है तो फिर ये एक ठोस हकीकत ही है, वो सीना फुलाते हुए बोला। और हकीकत किसी सबूत की मोहताज नहीं होती। आंखों देखी हकीकत वाकई किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, मगर आंखों देखी हकीकत का मतलब है कि इस वाक़ये का कोई चश्मदीद गवाह ज़रूर होगा। लेकिन आप ऐनी शाहिद के वजूद से इनकारी हैं। अलावा इसी, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और इजाफा करते हुए कहा, अलावा इसी, आप बड़े दावे से कह रहे हैं कि मैंने जो कह दिया वही हकीकत है। आपका ये पुरगुरूर दावा अदालती और कानूनी आदाब व कवायद के मनाफी है। अदालत में अपने मौक़िफ़ और दावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। मेरे फाजिल दोस्त, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो नापसंदीदा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मुल्ज़िम इस वक्त कटहरे में मौजूद है। उसूली तौर पर यह सवाल इसी से किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मुल्ज़िम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। फिर वो रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला, जनाब अली, मैं मुल्ज़िम से चंद कड़े सवालात करना चाहता हूँ। मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। परमिशन ग्रांटेड, जज ने भारी भरकम आवाज़ में कहा। वकील इस्तग़ासा मुल्ज़िम की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या ये सच है कि तुम मकतूला अनीता के घर में पहली बार 4 अक्टूबर को गए थे? जी, ये सच है, मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्यों गए थे? तुम मकतूला के घर किस काम से गए थे? इन लोगों ने एसी लगवाना था, मुल्ज़िम ने बताया। मैं एसी की फिटिंग वगैरह के सिलसिले में वहाँ गया था। तुम वहाँ गए? वकील इस्तग़ासा ने बोलना शुरू किया। इस वक्त मकतूला का शौहर नजीबुल्लाह घर पर मौजूद था। नजीबुल्लाह ने तुम्हें काम के बारे में समझाया, तुमने स्टेटमेंट बताया और सारे ज़रूरी सामान वगैरह लेने के लिए मार्केट चले गए। ऐसा हुआ था या नहीं? जी हाँ, मुल्ज़िम ने उस बात में गर्दन हिलाई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? वकील इस्तग़ासा ने सवालिया नज़र से मुल्ज़िम की तरफ देखा। इसके बाद, मेरे मुवक्किल ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, इसके बाद मैं मार्केट से एसी की फिटिंग के लिए ज़रूरी सामान लेकर आया था और अपना काम शुरू कर दिया था। जब तुम मार्केट से वापस आए तो क्या इस वक्त मकतूला का शौहर नजीबुल्लाह घर में मौजूद था? वकील इस्तग़ासा ने तीखे लहजे में इस्तफ़सार किया। नहीं, वो घर में मौजूद नहीं था। वो कहाँ चला गया था? नजीबुल्लाह अपने कारोबार के सिलसिले में मामूल के मुताबिक घर से निकला था, मुल्ज़िम ने सादा से लहजे में जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा चंद लम्हात तक ज़ुमाइनी अंदाज में मुल्ज़िम को घूरता रहा। फिर सवाल किया, जब तुम एसी की फिटिंग का काम कर रहे थे तो इस वक्त मकतूला के अलावा घर के अंदर और कौन कौन था? जी, कोई भी नहीं, मुल्ज़िम ने बताया। मकतूला अकेली ही थी। ये 2 अफराद की फैमिली थी। जब नजीबुल्लाह अपने बिजनेस को देखने चला गया तो जाहिर है इसके बाद मकतूला को घर में अकेला ही होना था। इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली बात तो इसके बाद शुरू होती है, वकील इस्तग़ासा ने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। फिर मुल्ज़िम से सवाल किया, तुमने अपने काम के सिलसिले में मकतूला के शौहर से कितनी उजरत तय की थी? 100 रुपये, मुल्ज़िम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। यह आज से लगभग 40 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने के 100 रुपये आज के कम से कम 1,500-2 हज़ार समझ लें। क्या एसी की फिटिंग का ज़रूरी सामान भी इसी 100 रुपये के अंदर शामिल था? जी नहीं, इसके पैसे अलग थे, मुल्ज़िम ने बताया। 100 रुपये सिर्फ मेरी मजदूरी के थे। काम की तकमील के बाद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी तो यकीनन मिल गई होगी? वकील इस्तग़ासा ने मुल्ज़िम की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी हाँ, मुल्ज़िम ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। कितनी मजदूरी? 100 रुपये और कितनी मजदूरी? मुल्ज़िम ने उलझन ज़दा अंदाज में वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। हमारे दरमियान यही तय हुआ था। तुम्हारे और मकतूला के शौहर नजीबुल्लाह के दरमियान इस काम की उजरत 100 रुपये तय हुई थी, वकील इस्तग़ासा ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस रोज़ मकतूला ने काम ख़त्म होने पर तुम्हें 200 रुपये दिए थे।